What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा थियोरेटिकल चैप्टर नंबर 1 जो कि अकाउंटेंसी का भी फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ते हो जब आप क्लास 11th में आते हो। तो मैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत साधारण, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको करा दूंगा और थ्योरी भी उतने ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी जितने अच्छे से आप प्रैक्टिकल करोगे। तो आपको प्रॉब्लम कोई आने नहीं है। जल्दी से अपनी नोट्स की कॉपी ले आओ जो आप बना रहे हो मेरे साथ साथ, पेन ले आओ, साथ साथ लिखते चलना। 2 पार्ट्स में आज और कल हमारा चैप्टर नंबर 1 थ्योरी का भी कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ऑलरेडी करा चुका हूं, नहीं देखा तो जाके देख लो। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलो यार, देखो चैप्टर का नाम क्या है, नाम से ही समझना शुरू करेंगे हम, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक्स में जाना चाहता हूं। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों बनाते हैं अकाउंट्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस अकाउंटिंग को, व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्यों हम कॉमर्स में अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग में एक एक लाइन बेटा जी पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अब देखो इसी पे सब कुछ टिका हुआ है। आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो, ठीक है, आजकल वैसे ही बहुत ट्रेंड है कि हम लोग अपना बिजनेस करेंगे। यूथ बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जीवन में कुछ अपना करना चाहता है। रादर देन डूइंग जॉब्स, हमारे जो बच्चे हैं वो चाहते हैं वी कैन क्रिएट जॉब्स। हम जब क्रिएट कर सकते हैं तो हम जॉब क्यों करें भाई, हम तो अपना कुछ बनाएंगे, बिल्ड करेंगे। तो देखो अब बिजनेस क्या होता है, बिजनेस आप कर रहे हो, आपको बिजनेस को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। बिजनेस खुद से नहीं बोलेगा। बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा, आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, आपके बैंक में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो अच्छा है या नहीं है, ये सब कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग देख के। हम अकाउंटेंसी में ही ये सारी की सारी चीजें तो देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कैश का कितना इनफ्लो आ रहा है। तो बिजनेस खुद तो नहीं बोल रहा, अकाउंटेंसी उसके लिए बोल रहा है। तो अकाउंटेंसी क्या है या अकाउंटिंग क्या है हमारे पास, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अब सर आपने अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी 2 बार अलग अलग वर्ड्स लिए कि सर अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, आप ये 2 वर्ड्स यूज कर रहे हो, क्या ये दोनों सेम है? नहीं बच्चों, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस का मतलब कि जो बिजनेस के बारे में चीजें बताएगी, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, बिजनेस के बारे में चीजें पता लग रही है, तो अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस बोलते हैं। और इसकी स्टडी, ये प्रॉफिट निकलेगा कैसे, ये लॉस निकलेगा कैसे, जर्नल एंट्री कैसे होगी, ये जो हम सीख रहे हैं इसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। इसीलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम अकाउंटिंग नहीं है, हमारे सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटिंग की स्टडी को ही हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। इसको भी आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ, साइंस का मतलब एक तरीके के आप ये मान लो कि नियम, रूल्स, रेगुलेशंस कैसे करी जाती है, क्या चीजें, रिकॉर्डिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, क्लासिफाई का मतलब कि कौन सा एसेट के बारे में है, कौन सा लाइबिलिटीज के बारे में है। इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाए कि आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इवेंट्स को देखना जो फिनेंशियल नेचर के हैं, फिनेंशियल नेचर का मतलब जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज, समरी डिफाइन करना कि अल्टीमेटली मुझे इससे इतना पैसा लेना है, इसको इतना पैसा देना है। तो देखो कितना कुछ अकाउंटिंग में होता है ना। अकाउंटिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ चीज़ों को, क्लासिफाई कर रहा हूँ कि भैया राम को कितना, शाम को कितना, चिंटू को कितना, चिंटी को कितना, क्या हिसाब किताब है, जो भी फाइनेंसेस हैं उनकी समरी बना रहा हूँ कि ठीक है फाइनली इतना अमाउंट निकल के आया, इतना पैसा लेना था, इतना पैसा देना था, अब नेट ये बचा। ठीक है, फिर उसको एनालाइज करना कि मेरा बिजनेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट का मतलब बताना कि एक्चुअल में हुआ क्या। ये सब अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आ जाता है। ठीक है सर, ये सब करने से हमें फाइनली बेनिफिट क्या होगा। देखो आपको बिजनेस के बारे में पता चलेगा कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप इन फ्यूचर अपनी पॉलिसीज अच्छी बना सकते हो, इन फ्यूचर आप अपनी प्लानिंग अच्छी कर सकते हो। तो ये सब बच्चों अकाउंटिंग का ही पार्ट है।
समझ गए अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, जिसमें अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और फाइनली इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। ठीक हो गया? चलो सर, ये तो समझ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, नेचर है किसी इंसान की, उसी तरीके से अकाउंटिंग की क्या नेचर है? नंबर 1, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये एक आर्ट भी है, ये एक साइंस भी है। सर आर्ट और साइंस में फ़र्क क्या होता है? देखो बच्चों, किसी भी चीज़ को साइंस कब बोलते हो? जब सबसे पहले उसके अंदर एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब उसके रूल्स रेगुलेशंस बहुत सिंपल होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई भी एजम्पशंस नहीं है, क्लियर है सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है? ये जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं या ये जितनी भी साइंस की चीज़ें बनी होती हैं, ये सब ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनी होती हैं, एक दिन में नहीं बनी होती। तीसरा, जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं या साइंस में आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते हो वो सब यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब सब जगह सेम चलता है। इसी तरीके से अकाउंट्स में भी तो यही होता है। अकाउंट्स में भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आप पढ़ रहे हो, यानी अकाउंट्स के भी वैसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंट्स में भी वैसे ही नॉलेज है, राइट। और वो प्रिंसिपल्स भी एक दिन में नहीं बने, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। तो देखो अकाउंटिंग साइंस से काफ़ी मिलता जुलता हो गया। उसके साथ साथ जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जैसे आप आगे पढ़ोगे कि स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जो आपके दुकान में माल पड़ा है, जो आपके गोदाम में माल पड़ा है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसके अलग अलग तरीके हैं बच्चों। तो उसका कैलकुलेशन करना एक आर्ट है, हर इंडिविजुअल, हर मैनेजर अपने तरीके से करता है। तो देखो ये आर्ट हो गया। आर्ट क्या होता है? सबका अपना अपना। जैसे सपोज अकाउंट्स पढ़ाना ही है तो अकाउंटेंसी पढ़ाना इज एन आर्ट। मैं अलग पढ़ाऊंगा, आपके स्कूल के टीचर अलग पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे ही बहुत सारे टीचर्स हैं, सब अलग अलग अपने तरीके से पढ़ाएंगे। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट भी है, एक कला भी है क्योंकि सबका अपना अपना होता है, और एक साइंस भी है क्योंकि इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के जैसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी फॉलो किए जाते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज भी है, इसीलिए हम इसको साइंस के भी बराबर मानते हैं। नंबर 2, अकाउंटिंग में आप कैसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो? सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हम कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आज मेरा मूड खराब है तो मैं शायद अपने कस्टमर को इतने अच्छे से कन्विंस ना कर पाऊँ माल खरीदने के लिए जितना मैं नॉर्मली कर देता हूँ, तो नुकसान तो हो रहा है, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि मैं इसको मेजर नहीं कर पा रहा कि कितना नुकसान हो रहा है। तो अकाउंटिंग क्या है? इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी वो सब मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड होंगी। अब देखो ऐसे बिजनेस में तो बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट लग गई सर, फ्यूल 10 लीटर लग गया सर, फर्नीचर 10 चेयर लेके आया सर, है ना। इस तरीके से हर चीज़ अलग अलग यूनिट्स में मेजर होती है। तो अगर मैं इतनी सारी यूनिट्स को लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि यूनिट से मतलब ही नहीं है, पैसा बताओ कितना लगा, कितना पैसा आया या कितना पैसा गया ये बताओ। तो हम हर चीज को रिकॉर्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, राइट। तो जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी इट विल बी इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। तो 3 पॉइंट समझे, आर्ट भी है, साइंस भी है। दूसरा पॉइंट बच्चों, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है सिर्फ। तीसरा, इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करनी है सिर्फ। नंबर 4 क्या है? फिर आप इसमें क्लासीफाई भी करते हो। क्लासीफाई का मतलब कि हम बताते हैं कि कौन से एसेट्स हैं, कौन से लाइबिलिटीज़ हैं, कौन से खर्चे हैं, कौन से इनकम्स हैं, कौन से प्रॉफिट्स हैं, कौन से गेन्स हैं। हम सिमिलर नेचर की चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं कि राम से रिलेटेड चीज़ें राम की जगह पे लिखो, श्याम से रिलेटेड श्याम की जगह पे लिखो, सबको क्लासीफाई करो, उनके नेचर के हिसाब से लिखो। तो इसमें हम क्लासीफाई भी करते हैं। देन समरी बनाते हैं, यानी कि हम एक समराइज्ड स्टेटमेंट भी बनाते हैं, जिसको आप आगे पढ़ोगे उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। पूरा चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे। समरी बनाने का क्या मतलब होता है? देखो समरी बनाने का मतलब होता है जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, लास्ट में क्विक रिवीजन होता है, समरी होती है। उसी तरीके से अकाउंटिंग में जब आपने डिटेल में सारी चीज़ें कर ली तो लास्ट में हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं जिनको आप क्विक समरी बोल सकते हो, जो आप एक फाइनल बोल सकते हो कि उसको देखा और आपको सब कुछ पता चल गया। तो अकाउंटिंग में हम समरी भी बनाते हैं, समराइजिंग भी करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं।
इंटरप्रिटेशन का मतलब हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कि सबको समझ में आ जाए। सर सब लोग कौन हो गए भाई? ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गए, बैंकर्स हो गए जिनसे हमने पैसे का लेन देन किया, इन्वेस्टर्स हो गए, हमारे क्रेडिटर हो गए जिनसे उधार में माल खरीदा है। ये सब इंटरेस्टेड रहते हैं हमारे अकाउंट्स देखने के लिए, क्योंकि हमारे अकाउंट्स देख के इनको अंदाजा होगा कि हम कितने साउंड है, हम कितने फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, समझे? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरप्रिटेशन भी। तो क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट कम्युनिकेट करना कि बिजनेस कितना अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि लैंग्वेज क्या है? बिजनेस का लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग ही है। तो जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा तो क्या फायदा? समझ गए? तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स बच्चे हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसके बाद क्या आ रहा है? देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सर पर्पस क्या है? क्यों बनाया हमने? क्या ऑब्जेक्टिव है? पर्पस क्या है सर? क्यों बनाया जाता है? ऑब्जेक्टिव क्या छुपा हुआ है इसके पीछे? क्यों बना रहे हैं? देखो बहुत आसान है। सबसे पहले टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हमारे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती हैं, बहुत सारे लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत सारे लोग उधार में करते हैं। हमारे से मान ले गए, पैसा बोल रहे हैं दे देंगे। अब इतने लोग आन जान लगा रहता है, लेन देन लगा रहता है, तो सब कुछ तो दिमाग में नहीं रख सकते। हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी कार्ड तो नहीं है, हम भूल जाएंगे। तो इस सिनेरियो में बेटा जी हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग में हम बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, एक प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड्स रखना, ताकि हम सबका पैसा टाइमली दें और हमारे पास भी रिकॉर्ड हो कि हमें किस किस से कितना कितना पैसा लेना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। नंबर 2 इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होती है ये देखना कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं सुबह से लेकर शाम तक, मैं एक एक महीना पूरा पैसा लगा के अपने बिजनेस में खुद को इतना सब कुछ 100% डेडिकेशन से काम कर रहा हूं, तो मैं कमा क्या रहा हूं? अगर 100 रुपए लगा के मैं लॉस में जा रहा हूं तो इससे अच्छा तो मैं 100 रुपए बैंक में रख देता। वो बैंक इसको इंटरेस्ट के साथ 103, 104, 106 मुझे दे देता ना। एफडी पे 6% का इंटरेस्ट आ जाता है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो अगर मैं बैंक में भी रखता तो बैंक भी इसको 100 से 106 कर देता बिना कुछ करे। अगर मैं अपने बिजनेस में 100 लगा के 100 ही बना रहा हूं तो फिर तो बेकार है ना यार। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि मैं प्रॉफिट्स में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, मैं लॉसेस में तो नहीं जा रहा हूं। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। तीसरा, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस। ये प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। प्रॉफिट हुआ तो मैंने क्या अच्छा किया, लॉस हुआ तो मैंने क्या खराब किया, उसके रीजंस भी यहीं से पता लगेंगे। उसके बाद टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में बच्चों हम लोग क्या देखते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन में वी ट्राई टू कैलकुलेट या वी ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड द वेल्थ ऑफ द पार्टी। वेल्थ का मतलब कि मेरे एसेट्स कितने हैं, मैंने प्रॉपर्टीज कितनी बनाई हैं। देखो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खूब पैसा कमाते हैं लेकिन वो वेल्दी नहीं हो पाते। वेल्दी क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। बहुत पैसा आया ऐसे ही चला गया, फ्यूचर के लिए कुछ बना ही नहीं पाए। तो फ्यूचर के लिए अगर आप लोग क्या बना रहे हो, अगर आप फ्यूचर के लिए एसेट्स बना रहे हो, फ्यूचर के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, इस तरीके की चीज़ें, गोल्ड, आपने इन्वेस्टमेंट्स बनाई हैं, तो आप वेल्दी हो रहे हो, आपकी वेल्थ डेवलप हो रही है। तो अकाउंटिंग में हम लोग ये भी देखते हैं कि एक इंसान की वेल्थ कितनी है। चिंता मत करो, ये सब तुम कैलकुलेट करना सीखोगे। अब शुरुआत हो गई है तुम्हारी, तुम्हें पैसे में ही खेलना है अब अगले 2-3 साल तक। उसके बाद फिर जीवन में भी जब अपने अपने बिजनेसेस करोगे, आगे बढ़ोगे, तब भी मेरी यही दुआ रहेगी, मेरी यही प्रे रहेगी हमेशा कि आप लोग खूब पैसा कमाओ और खूब वेल्दी बनो। ठीक है? तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एग्जैक्ट रीजंस हो गए, फाइनेंशियल पोजीशंस का मतलब वेल्थ चेक करना, देन प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस चेक करना कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, अच्छे से कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ हो रहा है, ये भी अकाउंटिंग से पता चलता है। उसके बाद कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं हो रहा, ये भी अकाउंटिंग से आप देख सकते हो। उसके बाद अलग अलग पार्टीज को इंफॉर्मेशन देना, वही कि कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ कितना पैसा गया, तो ये सब इंफॉर्मेशन भी अकाउंटिंग से ही हमें मिलती है। ओके, देन वी हैव बेटा जी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जो आपने ऊपर पढ़े हैं वो ही यहाँ पे भी चल जाएंगे, क्योंकि फंक्शंस भी तो वही होता है कि अकाउंट्स क्या क्या काम कर रहा है। भाई जो ऑब्जेक्टिव है वही काम कर रहा है। सबसे पहला, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल रिजल्ट्स अलग अलग पार्टीज को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना,
ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बच्चों कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो प्रॉफिट्स या लॉसेस कैलकुलेट करती हैं, उसको स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो वेल्थ बताती हैं, उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। तो 2 स्टेटमेंट्स तैयार होंगी। उसके साथ साथ एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब सबको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना, सबका डिटेल रखना ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फंक्शंस के लिए। सेम, बिल्कुल सेम। देन असिस्टेंस देना मैनेजमेंट को। असिस्टेंस का मतलब देखो, जब अकाउंटिंग होगी तो आपको पता लगेगा कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। तो आप फ्यूचर के लिए पॉलिसीज उसी हिसाब से बनाओगे ना। तो आपका पर्सनल असिस्टेंट है एक तरीके से बिजनेस में। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स का मतलब कि जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए हुए हैं, लॉज बनाए हुए हैं, उस लॉज के हिसाब से ही आप अकाउंटिंग करते हो। तो इसमें भी आपको, ये भी एक फंक्शन है कि आपको लॉ को भी फॉलो करके चलना है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फंक्शन अकाउंटिंग का ये भी है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी हर डिपार्टमेंट से निकल रही है नहीं निकल रही है देखना है, उसकी जिम्मेदारी लेनी है। ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का क्या मतलब होता है? इन केस द कंपनीज द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज। तो ये जो ट्रस्टीशिप वाला पॉइंट है ना बच्चों, ये कंपनीज के लिए ज्यादा रेलेवेंट होता है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी एक अलग पहचान है, और कंपनी का हिसाब किताब रखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जितने भी फाइनेंस के लोग होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान लो आप, मेनली अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी के फाइनेंसेस को अच्छे से देखें। तो अकाउंटिंग हेल्प करता है, क्योंकि कंपनी का ट्रस्टी कौन है? ट्रस्टी का मतलब जिस पे कंपनी भरोसा रख रही है कि ये सब अच्छे से करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प करता है कौन? अकाउंटिंग। अकाउंट्स में फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो कंपनीज के लिए ट्रस्टीशिप अच्छे से हो जाती है जब अकाउंटिंग प्रॉपर हो। ठीक है, चलो भाई। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस आता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। इसका आप यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये सब मैंने एक डिफरेंस के फॉर्म में नीचे लिखा है। बुक कीपिंग का हो गया स्क्रीनशॉट, अब अकाउंटिंग का ले लो। ठीक है, अब जरा यहाँ पे पढ़ो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है सर। देखो बच्चों, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ऐसे है, जैसे आप पढ़ना शुरू करते हो तो पहले आप बेसिक छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हो, फिर आप डिटेल में आगे रूल्स पढ़ते हो, बड़ी चीज़ें पढ़ते हो। जैसे बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ बेसिक साइंस के बारे में पढ़ता रहता है। 9th में आते ही लेवल ही चेंज हो जाता है। 9th 10th 11th 12th में अलग लेवल का साइंस पढ़ रहा होता है वो। तो इसी तरीके से बुक कीपिंग एक बहुत प्राइमरी स्टेज है, यानी सिर्फ रिकॉर्ड्स रखना, सिर्फ हिसाब किताब एक कॉपी में लिखना, सिर्फ इतना पता होना आपको कि क्या आया क्या गया, ये बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग क्या होता है? नेक्स्ट लेवल स्टेज हो जाता है, जब आप सब चीज़ को प्रॉपर रूल्स के साथ, जो आप रूल्स सीखोगे, जो आप बना रहे होते हो, आपको डेबिट क्रेडिट का हिसाब किताब पता होता है, आप बहुत अच्छे से क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो, एनालाइज करते हो, रिपोर्ट करते हो सारी की सारी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, वो अकाउंटिंग है। तो बुक कीपिंग छोटे लेवल पे होती है, अकाउंटिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है। देखो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग में आप लोग सिर्फ आइडेंटिफाई करते हो ट्रांजेक्शन्स को, सही है। आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं फिनेंशियल नेचर की, मेजरमेंट्स करते हो, रिकॉर्ड करते हो और क्लासीफाई करते हो। बस बेसिकली रिकॉर्डिंग तक का ही ये सीमित होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है? इतना करने के बाद फिर आप समरी भी बनाओगे, एनालाइज भी करोगे, इंटरप्रिटेशन भी करोगे, कम्युनिकेशन भी करोगे, फाइनल डिसीजंस भी लोगे। तो बुक कीपिंग से नेक्स्ट स्टेज अकाउंटिंग होता है ना। तो देखो बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। अब बुक कीपिंग करने के लिए कैसा स्टाफ चाहिए? देखो जूनियर स्टाफ चाहिए। अकाउंटिंग के लिए कैसा स्टाफ चाहिए? सीनियर स्टाफ चाहिए। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना, सिर्फ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स आप पीछे बढ़ के आए बहुत सारे, इसका ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स निकालना, प्रॉफिट्स एंड लॉस निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन देखना, है ना। बुक कीपिंग का क्या नेचर है? रूटीन नेचर, कि बस आप करके छोड़ दो। अकाउंटिंग का नेचर क्या है? एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डेट वाइज सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, तो इसका नेचर एनालिटिकल है। नॉलेज लेवल बुक कीपिंग के लिए बच्चों बेसिक लिमिटेड नॉलेज के साथ भी काम हो जाएगा। अकाउंटिंग के लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। बुक कीपिंग में आपको कोई भी बेसिक स्किल्स या हायर लेवल स्किल्स में कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास लिमिटेड नॉलेज लिमिटेड स्किल है, चलेगा। तो बुक कीपिंग में लिमिटेड स्किल के साथ भी काम हो जाता है। उधर आपके पास प्रॉपर एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। तो ये था बच्चों एक डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। एक छोटा सा डिफरेंस हम लोग और देखेंगे,
जो कि है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अकाउंटिंग क्या है, जितना भी काम आप बिजनेस में कर रहे हो, इट इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटेंसी क्या है, जो आप पढ़ रहे हो कि ये करा कैसे जाता है ना। तो देखो अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना ट्रांजैक्शंस को, ये अकाउंटिंग है। ये कैसे करा जाता है, इनकी स्टडी, इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज prescribing the rules to be observed while recording, classifying and summarizing। इसीलिए आपके सब्जेक्ट का नाम ये है, क्योंकि आप इसमें ये सब सीखने वाले हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग का नैरो स्कोप है, यानी इससे तो छोटा ही कॉन्सेप्ट हुआ ना, और अकाउंटेंसी एक वाइडर स्कोप है, काफी बड़ा है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग, ठीक है। रिलेशन क्या है, देखो अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग पे डिपेंडेंट है, और अकाउंटेंसी पे दोनों की स्टडी हो जाएगी, बुक कीपिंग की भी और अकाउंटिंग की भी। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, नेट रिजल्ट्स निकालना, प्रॉफिट या लॉस निकालना। वहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग सीखते हो, आप नॉलेज लेते हो, तो वो एक काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अकाउंटिंग अकाउंटेंसी भी समझ गए, बुक कीपिंग अकाउंटिंग भी समझ गए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ आपको आज पता लगा होगा। छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको, जो भी बुक आपको पढ़ाई गई है, जो भी बुक आपके स्कूल में यूज़ करी गई है, उसको ओपन करो, जितने टॉपिक्स मैंने आज आपको पढ़ाए हैं इसको एक बार गो थ्रू करो। कोई डाउट आए तो कमेंट्स में आके लिख देना, उसको मैं अगली वीडियो में ही कवर कर दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में और बनाता हूँ मैं, इसीलिए 2 पार्ट्स बनाता हूँ कि बच्चों को पहले पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कमेंट्स में पढ़ लूँ और दूसरे पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ। तो इस चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, साथ साथ याद करते चलना। आज वाली बात में अगर कुछ भी समस्या आए, फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन कमेंट्स, मैं जल्दी से उसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, कल मिलते हैं, चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।